अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.7 जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन की स्टेटमेंट पेपर में कैसे आएगी। तो सिंपल वो कहेगा कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी आप इसकी स्टेटमेंट लिख दें और इसका प्रूफ कर दें। ठीक है, एक और मेथड भी है जिस तरीके से वो स्टेटमेंट देता है, वो भी आप सुन लीजिए। अच्छा, इस तरीके से स्टेटमेंट देगा कि डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से भी ये पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुका है। तो आप आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन कर दीजिएगा। ये यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद आप इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड पर आपको ये टॉपिक इस तरीके से लिख के दूंगा जिस तरीके से आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख के इसमें फुल मार्क्स ले सकेंगे। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग्स देंगे और प्रॉपर मटेरियल जितना के लिखना चाहिए उतना लिखेंगे, और मैं आपको इसके जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो भी स्टेप बाय स्टेप करके दूंगा। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि जो हम यहाँ पर वाइट बोर्ड पर लिखें वो आपको क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम यहाँ पर पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर ना हमने एक और मोमेंटम भी पढ़ना है। जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसके पास भी मोमेंटम होता है, लेकिन उसको फिर हम एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। यहाँ पर कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। अब इससे जो प्रीवियस टॉपिक है वो हम मोमेंटम के बारे में और इम्पल्स के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पिछली 2 वीडियोस में, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। अच्छा, आइए ज़रा इसकी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। बड़ी अहम बातें हैं, ज़रा सुनिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपने मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज पढ़े हुए हैं। जिस तरीके से ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है। तो कोई भी जो लॉ हो ना, सब की जो स्टेटमेंट है वो तकरीबन एक जैसी है, उसका जो मीनिंग है वो एक जैसा है। अच्छा, वो मीनिंग क्या है? देखो, लेट करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, तो इसका मतलब ये है कि जो किसी भी सिस्टम का, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मैस है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका मैस कितना है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर मैंने वेट मशीन से मैस मेजर किया था तो 55 किलोग्राम है। लेट आपका मैस कितना है? 55 किलोग्राम। अब लेट करें आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अब आपका मैस कितना है, तो अब आपका मैस क्या होगा भाई? कौन सा कम हो जाएगा या कौन सा बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे सर जितना पहले था उतना ही अब है। तो इसका मतलब आपका मैस जितना पहले था बाद में भी उतना ही है। तो इसको बोलते हैं कि आपका मैस कांस्टेंट रहा, यानी उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं आई। कांस्टेंट कौन सी चीज़ होती है? जो एक जैसी रहे, जिसमें कोई भी वेरिएशन, कोई भी तब्दीली ना आए। ठीक है ना, उसको बोलते हैं वो चीज़ कांस्टेंट है। तो अगर मैस कांस्टेंट रह रहा है तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी भी बॉडी के पास बाद में भी उतनी एनर्जी हो। ठीक है, इस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? कि जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज हो, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। अब इसी तरह ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जितना मोमेंटम पहले होगा बाद में भी उतना ही मोमेंटम होगा। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, नोट करिएगा।
द टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो टोटल जो मोमेंटम है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना मोमेंटम पहले सिस्टम के पास है बाद में भी उतना ही हो कि मोमेंटम कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जो इनिशियल और फाइनल में एक जितनी रहे, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट को हम प्रूव भी करने वाले हैं मैथमेटिकली। हम यहाँ पे एक सिस्टम लेंगे, उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, वो आपस में इक्वल निकलेगा। इसको बोलेंगे कि टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट आया। तो हम इसको मैथमेटिकली डिराइव भी करने वाले हैं, इसका प्रूफ भी करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, मोमेंटम का सिंबल होता है P। अब देखिए, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमने चैप्टर नंबर 2 की जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल लिखते हैं तो उसके ऊपर आपने एरो हेड ज़रूर लगाना होता है, ठीक है। तो मोमेंटम का सिंबल P, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर एरो लगाते हैं। तो मोमेंटम के ऊपर एरो लगा दिया चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है। टोटल मोमेंटम, यहाँ पे छोटा सा मैंने टोटल लिखा है, टोटल मोमेंटम किसके इक्वल है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये है इसकी स्टेटमेंट। अभी हम इसकी स्टेटमेंट को ड्राइव भी करने वाले हैं, प्रूफ भी करने वाले हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, आइसोलेशन का नाम सुना होना, यानी आइसोलेशन का मतलब ये कि आप सबसे अलग हो गए, दुनिया से हट गए, ठीक है। आप अकेले रह रहे हैं तो उसका मतलब आप आइसोलेशन में हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स एक्ट ना करे। तो फिजिक्स में उसको फिर बोलते हैं कि वो सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। A system on which no external agency exert any force is called isolated system, यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम जिसमें बाहर से कोई भी चीज़, कोई भी एजेंसी फोर्स एक्ट ना कर पाए, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। लेट करें आप एक बंद कमरे में हैं, दो दोस्त और आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, बंद कमरे में। तो बाहर से कोई भी आपके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि आप पहले ही क्लोज हैं। यानी आप आपस में एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई फोर्स आप पर ना लगाए तो इसको बोलते हैं कि वो सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। यानी बाहर से डिस्टर्बेंस, बाहर से कोई फोर्स सिस्टम के ऊपर ना आए, तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। आपकी बुक के अंदर इसकी एग्जांपल दी हुई है, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वो थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है। तो एग्जांपल ये है, लेट करें आपके पास ना एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर जिसके अंदर गैस होता है ना। तो सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और सिलेंडर जो है ऊपर से उसका ढक्कन, उसका पिस्टन आपने फिक्स किया हुआ है। अब आप जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, उनकी मोशन भी रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब मोशन करते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और उस जिस सिलेंडर के अंदर, जिस ग्लास वेसल के अंदर वो गैस इनक्लोज्ड है, बंद है, उसकी दीवारों के साथ, वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो आपस में तो टकरा रहे हैं, यानी इंटरनल फोर्सेस तो हैं, लेकिन हम बाहर से उस गैस के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते क्योंकि वो पहले ही सिलेंडर की दीवारों के अंदर, वॉल्स के अंदर बंद है। तो ये क्या हो गया, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, यानी ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से किसी किस्म की फोर्स ना लगाई जा सके। तो देखिएगा इसके एग्जांपल, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ ग्लास वेसल, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स जो बंद हैं किसके अंदर, ग्लास वेसल या सिलेंडर के अंदर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो एक आइसोलेटेड सिस्टम कहलाते हैं। अच्छा, अब ये हमने जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट और ये लिखा है, ये इसकी डेफिनेशन आइसोलेटेड सिस्टम की और एग्जांपल लिखी है, ये अलग से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में पूछी जा सकती है। यानी कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो आप इसके स्टेटमेंट लिख के शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स ले सकते हैं। या अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, गिव इट्स एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप आइसोलेटेड सिस्टम की ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी जो अंदर वाले हैं, जो बुक से अंदर आते हैं, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं ना, तो जो अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक्स को ज़रूर तैयार कीजिए। अब आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, आइए ज़रा इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा बाद में, पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे, क्योंकि अगर आपको डायग्राम की समझ आ गई तो फिर थ्योरी के अंदर सिर्फ मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो सेंटेंस हैं, वो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे।
तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर ना हमारे पास 2 बॉल्स हैं, 2 गेंदे हैं और दोनों हार्ड बॉल्स हैं। एक होती है सॉफ्ट बॉल, ठीक है, रबड़ की बॉल भी होती है, लेकिन ये वो नहीं है, ये हार्ड बॉल्स हैं। हार्ड बॉल्स भी स्टील की, ठीक है, स्टील की बनी हुई बॉल्स हैं। अब ये दोनों बॉल जो है ये बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, इनकी सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ है। तो पहली बॉल जो है उसका मैस हम लेट कर लेते हैं M1। जारी बात है बॉल है तो उसका कुछ ना कुछ मैस भी होगा, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम, जितना भी है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम कह लेते हैं कि इसका मैस M1 है, ये फर्स्ट बॉल है। ये सेकंड बॉल, इसका मैस M2 है और ये दोनों मूव कर रही हैं, ठीक है। M1 जो है पहली बॉल का मैस है और इसकी वेलोसिटी को हम V1 का नाम दे लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एरो हेड भी लगाएंगे। और जो सेकंड बॉल है जिसका मैस M2 है वो भी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी को हम नाम दे लेते हैं V2 का, और इसके ऊपर भी हम एरो लगाते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों बॉल जो है इस तरीके से मूव कर रही हैं, ये ऐसे, ये बॉल आगे जा रही है, पीछे जा रही है, दोनों मूव करके जा रही हैं लेट कर। अब यहाँ पे बात ये है कि हम लेट करते हैं जो पहली बॉल है ना, इसकी वेलोसिटी दूसरी बॉल से ज़्यादा है। पहली बॉल की वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, देखिए क्या होगा। ये पहली बॉल है ये वाली, और ये सेकंड बॉल है, ये भी जा रही, ये भी जा रही। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो कुछ देर जाके ये इसके अंदर टकरा जाएगी, क्योंकि जो पहली है उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी दूसरी से ज़्यादा है ना, तो उसकी तरफ अप्रोच करे तो उसके अंदर टकरा जाएगी। तो टकराने को बोलते हैं फिजिक्स में कोलिजन, कोलाइड करना, 2 ऑब्जेक्ट्स का कोलाइड करना यानी टकराना। तो अब देखें यहाँ पर ना, ये इसकी तरफ जा रही थी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी V1 जो है ग्रेटर है V2 से, तो इसमें टकराई। तो एट कोलिजन, ये था बिफोर कोलिजन, यानी टकराने से पहले दोनों मूव कर रही हैं और ये थोड़ी सी फास्ट मूव करी तो इसके अंदर टकराएगी। टकराते वक्त क्या होगा, मैस तो जारी बात है M1 और M2 ही रहेगा दोनों का, पहली का M1, सेकंड का M2। तो जब ये टकराएगी ना, तो पहली जो बॉल है ये सेकंड बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी। लेट कर इसको मैं F का नाम दे देता हूँ। जो फोर्स फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल के ऊपर लगाई है वो फोर्स F है। रिएक्शन के तौर पे जो हमारे पास सेकंड बॉल है वो फर्स्ट बॉल के ऊपर भी फोर्स लगाएगी और उसके अपोजिट लगाएगी। चलें इसको हम F प्राइम का नाम दे लेते हैं। आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा हुआ मैट्रिक क्लासेस में कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर एज अ रिएक्शन के तौर पे फोर्स लगाता है। तो फर्स्ट बॉल जब सेकंड बॉल में टकराएगी तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो ये थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी और ये भी रिएक्शन के तौर पे इसमें फोर्स लगाएगी तो ये थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि टकराने के बाद ये इस तरफ जा रही हो, इस तरफ जा रही है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होता है जब एक बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जाके उसमें टकराए तो वो टकराने से वापस आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, दोनों का मैस सेम है। देखें दोनों जो है हमने एक जितनी बनाई है, एक बड़ी एक छोटी नहीं है। तो टकराने से क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी जो कि उसमें टकराई है ना, और ये थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन आगे सेम डायरेक्शन में उसी लाइन में जाती रहेंगी। तो आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद क्या होगा, देखें मैस तो इनका पहली का M1 है तो M1 रहेगा, दूसरी का M2 है तो M2 रहेगा। चूंकि हार्ड बॉल्स हैं, कौन सी टूट रही हैं, इनका एक हिस्सा टूट गया और मैस पहले से कम हो गया, ऐसा नहीं होगा, मैस क्या है कांस्टेंट। लेकिन इनकी वेलोसिटी जो है टकराने के बाद, कोलिजन के बाद वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लेट करें इसकी वेलोसिटी जो है पहले V1 थी, अब बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन जो है वो V1 डैश कह ले। डैश का मतलब ये कि पहले वाली नहीं रही, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ ली, इसलिए हमने डैश लगा दी। और सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो हमारे पास V2 डैश से आप इसको शो कर लीजिए। ठीक हो गया। तो अब आपको समझ आ गई यहाँ पर कि ये बिफोर कोलिजन है, ये है एट कोलिजन, जब दोनों टकराते हुए दोनों ने उसके ऊपर फोर्स लगानी है, ये एक्शन की फोर्स, ये वाली रिएक्शन की फोर्स। याद रखना ये बातें हमने यहाँ पर डेरिवेशन के अंदर हमने ये यूज़ करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और टकराने के बाद मैस तो इनका सेम रहा, लेकिन जाहिर सी बात है इनकी वेलोसिटी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। तो वेलोसिटी चूँकि चेंज हो गई तो लिहाजा हम पहले वाले नाम यूज़ नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर डैश लगा देते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको V1 डैश पढ़ते हैं, कुछ इसको V1 प्राइम पढ़ते हैं, ठीक है, ये V2 प्राइम या V2 डैश, तो जो मर्जी पढ़ लें, पढ़ने में मसला नहीं है, बस आपने इसको इस तरीके से शो कर देना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, ये जो अभी आपको मैंने बातें बताई, इन्हीं बातों को यहाँ पर हमने इंग्लिश के अंदर सेंटेंस की फॉर्म में लिख लिया है। तो कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम मैं आपको समझा चुका हूँ। ये दो बॉल्स आपस में टकराएंगी, इनके ऊपर कोई तीसरी फोर्स, बाहर से फोर्स एक्ट
नहीं कर रही, तो इसलिए फिर इन दो बॉल्स के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देंगे। यानी 100 के ऊपर तो फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे लगाई भी है, लेकिन बाहर से कोई फोर्स इनके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी, तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। इंटरनल फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं होती। अच्छा, ये हमारे पास एक सिस्टम है ऑफ टू स्मूथ बॉल्स, दोनों बॉल्स हैं और दोनों बॉल जो है वो स्मूथ है, उनकी सरफेस जो बिल्कुल सीधी है, यानी गोलाई में है, खुरदरी सरफेस नहीं है। नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल्स, और ये सीधी जा रही है। एक होता है बॉल इस तरीके से स्पिन करती हो जाए, यानी इस तरीके से स्पिन, ठीक है ना, घूम भी रही है, आगे भी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आगे जा रही है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई रोटेशन नहीं है, तो ये नॉन रोटेटिंग हार्ड बॉल्स हैं। ऑफ मैसेज M1 एंड M2, मैसेज मैं बता चुका हूँ M1 M2, मूविंग विद वेलोसिटीज, और ये दोनों मूव कर रही हैं, वेलोसिटीज V1 एंड V2, ये देखें V1 और V2 से मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये भी इस तरफ जा रही, और जो ये वाली है पहली वो भी जिस तरफ जा रही, सेकंड भी उस तरफ जा रही, सेम डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी वो ग्रेटर है सेकंड बॉल से, तभी तो टकराएंगी ना, तभी टकराएंगी। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों सेम स्पीड से जाती रहेगी, कभी टकराएंगी नहीं। तो पहले की स्पीड आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि वो इसके अंदर अप्रोच करके आखिरकार टकरा जाए आहिस्ता से। अच्छा, अब टकराने के बाद क्या होगा कि बोथ बॉल्स कोलाइड, दोनों बॉल्स टकराई, एंड देयर वेलोसिटीज चेंजेस टू V1 प्राइम एंड V2 प्राइम रिस्पेक्टिवली। हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर मेंशन भी कर चुके हैं। आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी ये हो गई प्राइम वाली, अलोंग द सेम डायरेक्शन, और टकराने के बाद भी ये जिस लाइन में पहले जा रही थी, ऐसा नहीं कि टकराने के बाद ये वाली गेंद इस तरफ चली गई, ये इस तरफ चली गई, ऐसा नहीं है। दोनों बॉल जिस तरफ पहले जा रही थी टकराने के बाद भी उस तरफ जा रही हैं, बस उनकी वेलोसिटीज़ के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आया है, थोड़ी सी वेलोसिटीज़ चेंज हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरी और ये डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब हमने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। देखें स्टूडेंट्स, मैं प्रॉपर हेडिंग दे रहा हूँ, जिस तरीके से आपने पेपर में इसको अटैम्प्ट करना है। स्टेटमेंट की हेडिंग, मैथमेटिकल या आइसोलेटेड सिस्टम की हेडिंग, उसकी एग्जांपल की हेडिंग, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल, प्रूफ की हेडिंग, ये आप 2 लाइनें लिखेंगे, फिर इसकी डायग्राम की हेडिंग देंगे, ये डायग्राम्स बनाएंगे, आपकी बुक के अंदर भी ये बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप मैथ करेंगे तो आप मैथमेटिकल डेरिवेशन की हेडिंग देंगे। अब हमने क्या करना है, ये है फर्स्ट बॉल, ठीक है, अब ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन, ये है सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन। पहले फर्स्ट बॉल के ऊपर इम्पल्स का फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद सेकंड बॉल के ऊपर इम्पल्स का फार्मूला अप्लाई करना है। अब इम्पल्स भाई क्या होता है, तो इससे जो प्रीवियस वीडियो है वो मैंने इम्पल्स के बारे में पढ़ाई है, उससे प्रीवियस वीडियो मोमेंटम के बारे में पढ़ाई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो अगर आप किसी वीडियो को स्किप करके अगली वीडियो पे आते हैं तो फिर आपको ना अच्छे से समझ नहीं आ पाती जिस तरीके से आनी चाहिए। तो यानी आप ना टॉपिक वाइज जो लेक्चर्स हैं वो सारे लिया करें, दरमियान में स्किप ना किया करें। अच्छा, इम्पल्स जो है चूँकि मैं पढ़ा चुका हूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखें, इम्पल्स जो है ना, रफ काम कर रहा हूँ, इम्पल्स को आई से शो करते हैं, इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। इम्पल्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये इसका फार्मूला है। अब इसी फार्मूला को हमने अप्लाई करना है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख लिया। ये वाला जो फार्मूला है ये आपने अच्छा समझना है, क्योंकि ये अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगे। इम्पल्स आई को शो करते हैं, लेकिन इम्पल्स होता क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम इम्पल्स किसके लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट बॉल के लिए। तो भाई जो फर्स्ट बॉल है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसको हमने एफ प्राइम से शो किया, तो लिहाजा हम एफ प्राइम शो करेंगे। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ये फर्स्ट बॉल फाइनल में है और ये फर्स्ट बॉल इनिशियल में है, बिफोर इनिशियल और आफ्टर फाइनल। तो ये वाला मोमेंटम, अच्छा ये वाला मोमेंटम क्या होगा, ये वाला मास यानी m1 और ये वेलोसिटी v1 प्राइम माइनस, अच्छा ये है मोमेंटम, m और v क्या होता है मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यानी ये वाला मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट माइनस इनिशियल। तो स्टार्ट के अंदर तो मास ये था, वेलोसिटी ये थी, तो मोमेंटम क्या बनेगा, ये वाला मास और ये वाली वेलोसिटी, यानी m1 v1। समझ आ गई आपको ना, ये इम्पल्स है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है ये फाइनल में है, माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, यानी mv इनिशियल वाली, कोलिजन से पहले वाली।
इस तरह अब हमने यही इम्पल्स का फॉर्मूला सेकंड बॉल के ऊपर अप्लाई करना है। तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। फोर्स के ऊपर आप एरो लगा दें और वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दें, जितने भी वेक्टर के सिंबल्स हैं उनके ऊपर आप एरो लगाते जाएं। कुछ बच्चे एरो नहीं लगाते, बाकी सेम सही लिख लेते हैं, लेकिन उनके जो नंबर्स हैं वो कट जाते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है, अक्सर स्टूडेंट्स जब हम पेपर चेक करते हैं तो ये मिस्टेक करते हैं। तो आप याद रखिए, अगर कोई भी वेक्टर का सिंबल आएगा, जिस तरह फोर्स है, वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेक्टर के सिंबल्स हैं इनके ऊपर आपने एरो लगाते जाना है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये सेकंड बॉल है, ठीक है। आप देखते हैं सेकंड बॉल के ऊपर जो फोर्स हमने मेंशन की है वो फोर्स है, एफ से उसको शो कर रहे हैं, और फर्स्ट बॉल की जो फोर्स है वो एफ प्राइम से शो की है। तो इज इक्वल टू होगा सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम। अच्छा, फाइनल में ये है, यानी ये एम और वी क्या है फाइनल में, m2 v2 प्राइम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो ये मास और वेलोसिटी अगर फाइनल वाली आफ्टर कूलिंग लेंगे तो ये फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, माइनस लगाएं। इनिशियल में सेकंड बॉल क्या थी, m2 v2, तो यहाँ पर लिख लीजिए m2 और साथ लिख लिया v2, तो इसके ऊपर v के ऊपर एरो लगा दिया। अब आपको समझ आ गई ना इसको कैसे लिखना है। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेता हूँ। ये मैंने आपको वैसे समझाया था, रफ लिखा था, इसको अब रेज कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग, ठीक है, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। अच्छा, पता है ऐड कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करते हैं और राइट साइड में राइट साइड ऐड करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो हम यहाँ पे आगे कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये लग रही है लाइन, ताकि सेपरेशन हो जाए, चीज़ें मिक्स ना हो जाएं और आप अच्छे से समझ सकें। अच्छा, एडिशन समझिएगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे। तो चलो मैं इसको पहले लिखता हूँ, ये क्या है, ये है एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, प्लस ये वाली लेफ्ट साइड क्या है, एफ मल्टीप्लाई बाय टी। फोर्स के ऊपर आप एरो लगाते जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देखें मिस कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पर इसको मिस नहीं करना। और राइट साइड में राइट साइड ऐड करेंगे, तो पहले आप ये लिख लें, ध्यान समझिएगा, मैथ आप गलत मत कीजिएगा, एक प्लस माइनस की गलती हो जाए तो सारा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाता है। m1v1 प्राइम माइनस m1v1, ओके, समझ आ गई आपको। पहले हमने इसको लिख लिया ब्रैकेट में, अब प्लस करेंगे ये वाली साइड। ये वाली साइड क्या है, m2v2 प्राइम माइनस m2 और v2। आपने देख लिया कि हमने यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। कैसे किया मैंने आपको समझा दिया। अब इस तरह करते हैं कि ये जो है ना, प्लस से पहले और प्लस के जो बाद दोनों नंबर्स हैं, दोनों जो टर्म्स हैं, इनमें इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, तो टी को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन उस चीज़ को लेते हैं, आप जानते हैं, जो दोनों में हो। तो ये नहीं, ये जो टी है इसको ले लिया कॉमन, तो इधर से कॉमन गया तो एफ प्राइम आया, जो कि टी कॉमन चला गया उसको नहीं लिखेंगे। टी कॉमन गया तो क्या बचा, एफ बचा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख लिया। अब यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को आप ओपन कर दें, ठीक है, ओपन कर देते हैं। ये क्या बनेगा, m1v1 प्राइम माइनस m1v1। अब देखें यहाँ पर अगर माइनस होता तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते, प्लस है तो ऐसे ही लिख दो, प्लस m2v2 डैश, डैश भी पढ़ सकते हैं, प्राइम भी पढ़ सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पर माइनस थोड़ा सा लगाते हैं, m2 और v2, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये देखें फोर्स के ऊपर फिर मैंने एरो नहीं लगाया, आपने ये गलती नहीं करनी, एरो जो है वो ज़रूर लगाना है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेना तो आप एक दफ़ा उसको चेक करें कि कभी कहीं पे एरो मिस तो नहीं कर दिया। हो जाता है भाई, हो जाता है, इंसान है, जल्दी जल्दी में पेपर के अंदर हो जाता है एरो मिस, तो एरो मिस नहीं करना, वरना मिस्टेक काउंट होगी, नंबर कट सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ की जो है वो हवाला देंगे कि फोर्स F जो है वो एक्शन की फोर्स है, जो पहली ने दूसरी के ऊपर लगाई, बदले में रिएक्शन के तौर पर सेकंड बॉल ने फर्स्ट बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाई वो F प्राइम है। तो आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट। कि एक्शन की फोर्स लगी इस तरफ, रिएक्शन की फोर्स देखिए उसका एरो किस तरफ है, उसके ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन करते हैं, सिंस द एक्शन फोर्स F इज इक्वल बट ऑपोजिट टू रिएक्शन फोर्स F प्राइम। सो आप जानते हैं एक्शन की फोर्स, यानी देखिए एक्शन की फोर्स F है, ठीक है, ये इक्वल होगी किसके, रिएक्शन की फोर्स के। रिएक्शन की फोर्स क्या है, F प्राइम है।
दोनों आपस में इक्वल है, एफ प्राइम इक्वल रख दी मैंने एफ के, ठीक है, इक्वल तो रख दी लेकिन ऑपोजिट है। तो आप जानते हैं जब दो चीज़ों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो फिर एक के साथ आप नेगेटिव लगा दें। नेगेटिव का क्या मतलब है, ये देखें दोनों है तो इक्वल, लेकिन नेगेटिव का मतलब है कि ये वाली फोर्स इसके क्या हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई। अच्छा, अब इस तरह करते हैं, अभी इसको ना इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं, ये वाली इक्वेशन नंबर बन गई 3। अब ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, अब ये इक्वेशन 3 है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। समझिएगा कैसे पुट करते हैं, ये देखिएगा, ये ब्रैकेट लगाई, एफ प्राइम, भाई एफ प्राइम जो है वो किसके इक्वल है, माइनस एफ के। तो मैं एफ प्राइम की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस एफ। तो एफ प्राइम की जगह क्या आ गया, माइनस एफ आ चुका है, ये देखें माइनस एफ लिख दिया। और ये बाद वाला जो प्लस एफ है इसको आप एज इट इज लिख लीजिए, और इसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं उनको आप वैसे लिख लीजिए। तो ये वाली साइड में यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। आपको ये वाला स्टेप समझ आ गया कि जस्ट हमने ये वाला सारा का सारा इक्वेशन 3 यहाँ पर उतार ली, सिर्फ हमने यहाँ पर जो एफ प्राइम था उसकी जगह पे हमने माइनस एफ पुट किया, बाकी सेम है। अब क्या होगा, एफ माइनस एफ ज़ीरो होता है, तो ठीक है ये ज़ीरो। अच्छा, जब वेक्टर जो है कैंसिल होते हैं तो वो ज़ीरो नहीं आता, वो नल वेक्टर आता है। तो इस तरफ आप ज़ीरो लिख लें, ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो ज़ीरो होता है, लेकिन उसके ऊपर मैं एरो लगाऊंगा, क्योंकि जब भी जो है कोई स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो उसके ऊपर नल वेक्टर आएगा। कुछ बच्चे इसको स्केल ज़ीरो लिख लेते हैं, लेकिन वो गलत हो सकता है। अगर तो अच्छा चेकर हुआ ना, जिसको इसका पता हुआ, तो भाई वो तो आपका इसको ये स्टेप रॉन्ग कर सकता है कि एफ ये वेक्टर में से वेक्टर माइनस होगा तो वो ज़ीरो नहीं आएगा, बेसिकली वो वेक्टर ही आएगा। तो ज़ीरो के ऊपर अगर वेक्टर लगा दे जाए तो वो नल वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसको आपने नल वेक्टर पढ़ना है, ज़ीरो के ऊपर एरो लगाना है, क्योंकि जब भी कोई स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है ना, तो वेक्टर जिस तरीके से लेट करें एम और वी। अब देखें एम जो है वो क्या स्केलर है, मैस है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो यहाँ पे मोमेंटम भी वेक्टर आया। तो यहाँ पे टाइम क्या है, स्केलर, और ये चीज़ें ये ब्रैकेट के अंदर वेक्टर है। तो जब स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट वेक्टर आता है, जीरो स्केलर है, तो लिहाजा जीरो के ऊपर जब एरो लगाएंगे तो नल वेक्टर बन जाएगा, जिसको हम वेक्टर ही कहेंगे। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, इसका आप ख्याल रख सकते हैं। इसको एज इट इज एक दफ़ा नीचे लिख लीजिए। इक्वेशन की लेफ्ट साइड जो है वो जीरो हो चुकी है, जिसको मैं नल वेक्टर का नाम दे रहा हूँ, और इसकी राइट साइड जो है वो एज इट इज़, बस उसको हम नीचे उतारते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ना मैं चाहता हूँ कि ये सारे नंबर्स प्लस के हो जाएं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला और ये वाला, यानी सेकंड और फोर्थ नंबर पे ये दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों को हम उस तरफ ले जाते हैं, उस तरफ जाकर ये प्लस हो जाएंगे। तो यानी ये m1 v1 उस तरफ चला गया, इस तरफ आ गया, ये बन गया m1 v1, और यहाँ पर ये क्या है m2 v2 भी उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा। ये जो माइनस वाले इधर दो थे ना, उन दोनों को मैं उस तरफ ले गया, उस तरफ वो जीरो ही है तो उसको चाहे ना लिखें, ये चले गए। इस तरफ रह गए एक ये वाला और एक ये पहला और तीसरा, यानी दूसरा और चौथा उस तरफ चले गए, माइनस वाले तो उस तरफ जाकर प्लस हो गए, और पहला और तीसरा इस तरफ रह गए। तो इनको मैं लिख लेता हूँ m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला, जो कि आपके जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं या एग्जांपल्स हैं उनके अंदर ये यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, ये फार्मूला क्या है देखिएगा, m1 v1 क्या है, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है। तो ये सारे mv हैं, ये भी mv है, ये भी mv है, तो ये सारे हैं मोमेंटम ही। लेकिन m1 v1 का मतलब है ये फर्स्ट बॉल का मोमेंटम, चूँकि इसका मैस m1 वेलोसिटी v1 यानी इसका मोमेंटम, और m2 v2, ये देखें m2 v2 है सेकंड बॉल का मोमेंटम। तो इन दोनों को ऐड कर दो, इसका मतलब ये इनिशियल मोमेंटम है, टोटल इनिशियल मोमेंटम, यानी इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, शुरू वाला मोमेंटम, और इक्वल है, बराबर है किसके, m1 v1 प्राइम। अच्छा, m1 v1 प्राइम तो इस बॉल का मोमेंटम है, पहली बॉल का बाद वाला, और m2 v2 प्राइम यानी सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम, इनको ऐड कर देंगे, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम, इन दोनों का ऐड कर दिया मोमेंटम, वो इक्वल आया टोटल फाइनल मोमेंटम के, यानी पहले वाला मोमेंटम इक्वल है बाद वाले मोमेंटम के, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इसका मतलब मोमेंटम क्या रहा, टोटल मोमेंटम जो है वो क्या रहा, कांस्टेंट रहा, और यही तो इसकी स्टेटमेंट थी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी ये जो है मोमेंटम फर्स्ट बॉल का है कोलिजन से पहले, और ये सेकंड बॉल का है कोलिजन से पहले, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इस तरह ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, पहले वाला मोमेंटम इनिशियल और कोलिजन के बाद वाला फाइनल मोमेंटम इक्वल आए। तो इक्वल आने का मतलब ये है कि टोटल जो मोमेंटम है वो क्या रहा, वो कांस्टेंट रहा, और इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स देखें आपके सामने मैंने इसको मुकम्मल सॉल्व कर दिया है। अगर आप इसी तरीके से इसको एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करेंगे तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। मैंने प्रॉपर हेडिंग्स दी हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं साइड पे हुआ हूँ, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टॉपिक है तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, 2-3 दफ़ा कम से कम करनी पड़ेगी। मैथमेटिकल टॉपिक्स का ये होता है कि इनमें ना नंबर्स फुल मिल जाते हैं, जो कि मैथ अगर आपने सही की है, सही डायग्राम बनाई है तो आपको नंबर फुल मिल जाते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको समझ तो आ गई मुझे पता है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे तो फिर आप गलती कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल चीज़ों की जितनी प्रैक्टिस हो उतनी ही कम होती है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ आ गई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।